सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और उसके साथ साथ निफ्टी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले जुड़ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। वैसे स्टार्टिंग करें तो निफ्टी से ही करना पड़ता है। मतलब एज इट इज एज यूजुअल की। तो पता है कि निफ्टी में आजकल जो हालत चल रहा है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि ऐसा मतलब टाइम आ गया है कि इसके चलते आज, मतलब आज नहीं, लगभग एक हफ्ते से निफ्टी काफी ऊपर जा चुका है। पर हम लोगों के स्टॉक्स, मतलब जिसका अच्छा सिलेक्शन किया है, जिसके पास शायद मेटल सेक्टर्स नहीं होगा या फिर साइक्लिकल सेक्टर्स नहीं है, तो उन लोग या फिर पीएसयूज नहीं है, तो उन लोगों को पता होगा कि उन लोगों का स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं भाग रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन लोगों के स्टॉक्स में खरीदो। तो मैं उसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आखिरी वक्त तक बने रहिएगा, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ। न्यूज़ आया है, पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो 18 साल के बाद फिर टाटा का आईपीओ निकलने को आया है। टाटा टेक्नोलॉजीज नाम होगा उसका। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ निकलेगा। आ, मैं अगर बात करूं टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो यस, तो ये कंपनी टाटा मोटर्स का ही पार्ट है। तो टाटा मोटर्स का पार्ट होने के नाते इसमें एक मेजर दिक्कत ये भी आ सकता है कि कंपनी का स्टॉक पहले दिन से ही उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, या फिर अगर हम बात करें लिस्टिंग एन अच्छा खासा होना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से बात करें तो डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं उसके लिए और भी कुछ जानकारी, तो यस, स्टॉक्स में गिरावट देखा जा सकता है, मतलब अगले कुछ टाइम के लिए। क्योंकि टाटा मोटर्स, तो पहली बात कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इतने बड़े कंपनी होने के नाते भी बहुत अच्छा खासा लॉस से गुजर रहा है। तो बेटर है कि इसमें पहले इन्वेस्टमेंट करने का। टीसीएस टीसीएस बहुत अच्छा स्टॉक्स है। टीसीएस কিনতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। बट एट द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीसीएस बहुत ऊपर जा चुका है। तो बेटर है कि उससे उसके पहले ऊपर, बहुत ऊपर, मतलब ऐसा भी ऊपर नहीं कि एकदम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। स्टार्टिंग कर सकते हो, पर उसका मेजर सपोर्ट तो अभी 3000 के आसपास दिख रहा है, 3100, 3000। तो मेरा मानना यही है कि अपसाइड अगर देखना है तो अपसाइड सबसे ज्यादा तेजी आएगा मिड कैप टाइप ऑफ कंपनीज में, मिड कैप आईटी कंपनीज। तो मिड कैप आईटी कंपनीज में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। उसके बाद बाकी ये सब आईटी कंपनी में देना चाहिए। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। इन्फोसिस फिर भी टीसीएस से मुझे बेटर लगता है, क्योंकि उसमें ज्यादा तेजी, मतलब रिकवरी आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि टीसीएस बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है। तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत मतलब माइनर से ही लगेगा। पर हाँ, अगर दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनी है। टीसीएस तो इंडिया स्टॉक मार्केट का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक रिस्क फ्री कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, तो ओके, नो प्रॉब्लम। बट मेरा यही कुछ में सलाह रहेगा कि एलटीआई, लार्सन टुब्रो इंफोटेक माइंट्री, जो 24 नवंबर से लिस्ट होने वाला है, न्यू कंपनी एज ए न्यू एंटिटी, नॉट न्यू कंपनी, दो कंपनी का मर्जर होने वाला है। जैसे कि एलटीआई और माइंट्री, दोनों का मर्जर होने के बाद एलटीआई माइंट्री बनेगा। तो उसमें पहला मेरा प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ग्रोथ इनसे भी ज्यादा मिल सकता है, प्रॉफिट का ग्रोथ। बड़े बड़े अब प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। बट विप्रो में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने का मैं तो वैसे सजेशन देने वाला कोई होता नहीं हूँ, बट आप लोग खुद ही देख लेना कि कितना परसेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है लास्ट 5 साल 10 साल में। सबसे स्लो ग्रोथ कंपनी वही माना जाता है, पर सबसे ज्यादा हाइप उस कंपनी में ही क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उस कंपनी का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बोनस देता है। तो बोनस के चक्कर में अगर कुछ स्टॉक्स खरीद रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे नायका में जो हालत हुआ है, नायका में बहुत गंदा हालत हुआ है, क्योंकि नायका में उन लोगों को तो पैसा मिल चुका है बहुत अच्छा खासा,
तो उसके चलते किया क्या, उस पैसे का पहले ही कर दिया आपका स्प्लिट, स्टॉक का स्प्लिट कर दिया। फिर क्या हुआ, स्टॉक का स्प्लिट करने के बाद अचानक बोल दिया कि हम लोग बोनस इशू करने वाले, तो उसके चक्कर में शायद उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को लगा कि ये सब ज्यादा दे दे के हम लोग मतलब और भी लोग शेयर लेंगे, ऐसा कुछ, बस उल्टा हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। उसके चलते मतलब नायका लगभग अपने बहुत नीचे आ चुका है। इतना परफॉर्मेंस मीन्स, इतना खराब एक्सपेक्टेशन मेरे से इतना भी नहीं था। हाँ, उतना अच्छी कंपनी मुझे भी नहीं लगता, पर इतना खराब परफॉर्मेंस करेगा ये चीज न देख कर नहीं लगा। हाँ, पेटीएम का अगर बात करें तो पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी का जो एंकर इन्वेस्टर्स है उन लोगों का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका था। हर एक कंपनी का लिस्टिंग होने के बाद एक टाइम आता है जिसपे एक लॉकिंग पीरियड तक एंकर इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसको बेचना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके उन लोग कोई भी खरीद सकता है, एफआईआई हो, डीआई हो, वो खुद के ऊपर है। तो इसके चलते पेटीएम में अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिला है। डिस्काउंट में बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुका है। तो बेटर है कि ऐसे टाइप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका फिलहाल प्रॉफिटेबल हो कंपनी, जो निफ्टी को तो फिलहाल बीट तो कर दे, ये पहले देखना चाहिए। अगर निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहा है मीन्स उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। उसको एक लिस्ट बनाओ कि कौन से ऐसे कंपनी है जो बीट नहीं कर पा रहा है। पहले ऐसे कंपनी का लिस्ट बनाओ, उसके बाद फिर उसको छाटते रहो मीन्स उसको ऑमिट करो। तो क्या होगा, वॉच लिस्ट से दूर रखो, क्योंकि इससे बेहतर है कि तुम इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दो। किसी को अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो उसके बेटर है कि तुम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। बट मेरा मानना यही है कि अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कभी इंडेक्स फंड इतना नहीं बीट कर पाएगा जितना ग्रोथ स्टॉक्स कर पाता है, या फिर जितना कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स कर पाता है। एशियन पेंट्स हो या फिर बर्जर पेंट्स हो, अभी उतना नहीं भागा है, तो उस पे चाहो तो बहुत अभी भी टाइम है जिसमें इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका देखा जा सकता है। मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स है कि उसमें चाहो तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा खासा मौका है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा मौका है। ऐसा मौका शायद मिले या ना मिले, क्योंकि इंडेक्स भाग चुका है, 18,000 क्रॉस कर चुका है, 18,300 मीन्स लगभग रेजिस्टेंस के आसपास है। फिर भी ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई या फिर रेजिस्टेंस के आसपास नहीं है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो पहले कंपनी के बारे में बात करें, एक एवरग्रीन कंपनी जिसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट में तो लगातार गिरावट जारी है, तो डीमार्ट में चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डीमार्ट में अगर हम बात करें तो यस, डीमार्ट में 3,910 रुपीज का एक स्टॉक का प्राइस जा रहा है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई का बात करें तो 6,000 के आसपास जा चुका है इसका प्राइस। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्टॉक है 4,000 रुपीज का सपोर्ट था, जो कुछ टाइम पहले जब डीमार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दिया था, मैनेजमेंट से कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो कि टेम्पररी था, तो उसमें चाहे तो इन्वेस्ट इसमें अभी भी कर सकते हो, क्योंकि एक रिटेल स्टॉक है, रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है। डेफिनेटली ग्रोथ तो देगा ही देगा, क्योंकि अगर 5 साल को भी उठा के देखें, हाँ 1 साल में ना बहुत सारे कंपनीज है, ये चीज अब मत करके बैठना कि अच्छा 1 साल में जो निफ्टी को बीट नहीं किया तो उसको सबको निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है जो ग्रोथ स्टॉक्स जो है उसमें ग्रोथ तो आता है, उसके हिसाब से गिरावट भी अच्छा खासा आ जाता है, जितना निफ्टी में आता है उतने उससे भी ज्यादा आ जाता है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो 1 साल का नहीं, 5 साल का कंपेरिजन करना एटलीस्ट, और उससे ऊपर 5 साल एटलीस्ट, उससे ऊपर चाहो तो कुछ किसी कंपनी में 3 साल का भी कर सकते हो। बट बेटर है कि गूगल में तो गूगल फाइनेंस में अवेलेबल है 3 साल का कंपेरिजन, पर वो देखना कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो बेटर है कि ऐसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसमें
आपको बहुत अच्छा खासा फायदा मिले। मतलब गिरावट में आप इन्वेस्ट करो, बाद में वो फायदा मिले। तो पहली कंपनी हो गया डी मार्ट, फिर हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में पिछले एक वीडियो में हम बात किए थे, जिसमें बोला था कि एप्पल का जो नया फैक्ट्री हो रहा है होसूर में, नियर बेंगलोर, तो वहाँ पे अब 60,000 नौकरियां होने वाला है, और एप्पल का वर्ल्ड में सबसे बड़े एप्पल का स्टोर होगा। तो उसमें क्या करना है, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ये चीज़ समझना चाहिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऐसा कंपनी और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचता है बना के, लाइक हिंदुस्तान फूड्स, लाइक आपका हो गया एम्बर एंटरप्राइज। पर एम्बर एंटरप्राइज जो है वो एसी के रिलेटेड, एसी का ही सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, सिर्फ एसी बनाता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। बट डिक्सन टेक्नोलॉजीज टोटल ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाता है। तो बेटर है कि आप डिक्सन टेक को इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का उतना ऊपर से अभी तो गिरावट नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले 3750 का अच्छा खासा सपोर्ट के कंसोलिडेशन फेज चला था। उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया, तो उसके बाद से अच्छा खासा ऊपर भाग गया था, 4500 के पास चला गया था। तो वो स्टॉक अगर आपको 4150 के नीचे आ जाता है या फिर 4000 के नीचे आ जाता है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो पीएलआई स्कीम के, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जब गवर्नमेंट लॉन्च किया था, तो उसके चलते इस कंपनी का बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ था। वैसे इस कंपनी का नहीं, बहुत सारे कंपनी का फायदा हुआ था, जैसे कि ट्राइडेंट हो गया। पर ट्राइडेंट एक आप बोल सकते हो कि उतना अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे आप चाहो तो इसका वैसे फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको इन्वेस्ट करो खुद के अगर दम पे। कुछ कंपनीज ऐसे आता है, जैसे कि मेरा उतना पता नहीं था जुबिलियंट ग्रेवियंट्स कंपनी के ऊपर, जो कि केमिकल कंपनी है। तो वो कंपनी भी डिसेंट से लगा मुझे, तो उस पर भी चाहो तो अभी इन्वेस्ट करने का क्या मीन्स लेवल होना चाहिए, वो चीज़ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले कुछ वीडियो में अगर उस स्टॉक्स में कुछ होता है तो मैं उसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखूँगा, क्योंकि न्यू कंपनी है वो मेरे लिए। हर एक कंपनी के बारे में तो ध्यान नहीं रह सकता, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। फिर और एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी बहुत ही छोटी है, बट कंपनी का ज़ीरो कन्वीनियंस फीस के चलते कंपनी बहुत मशहूर है, जिसका नाम है, क्या नाम है आप लोग ही बताइए, ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप में भी चलो तो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, ये चीज़ इसमें भी एक नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव नहीं, एक फैक्टर कंसिडर करना चाहिए कि आज तक जितना भी कंपनी आया है इसमें क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, जितना भी ट्रैवल वाली कंपनी आया है, तो उसमें से ये एकमात्र एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो पहले ऐसा कंपनी कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिला जो मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कब इसका कुछ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाए। वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट उल्टा ज़्यादा अभी कैपेक्स करने के ऊपर ध्यान दे रहा है। जैसे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ और दुबई के कंपनी के साथ टाई अप करके उन लोगों का कुछ ट्रैवल डेस्टिनेशन के ऊपर प्लान मतलब अभी चालू हो चुका है। वैसे उसके ऊपर काम काज चल रहा है, मैं देख रहा था कुछ। फिर और एक कंपनी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। तो प्लाईवुड सेक्टर के मार्केट का लीडर आप बोल सकते हो। ग्रीन प्लाई का नाम हर कोई सुना है। तो ग्रीन प्लाई से ये कंपनी डीमर्ज होके मेन जो इंजन था, जैसे संवर्धना मदरसन सुमी मेन कंपनी, उससे कंपनी का और एक पार्ट निकला था जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, मतलब वायरिंग सेगमेंट का। तो वो कंपनी जैसे एक ग्रोथ इंजन है, वो कंपनी जैसे अच्छा है, तो वैसे टाइप का ग्रीन प्लाई का ग्रीन पैनल सेगमेंट बहुत अच्छा है। तो इसमें चाहो तो इन्वेस्ट करने के ऊपर विचार कर सकते हो।
5 साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अभी तक तो 7 गुना के 6.5 गुना पैसा बना के दिया है 5 साल में। तो इसका मतलब ये नहीं कि और ये कंपनी नहीं कर पाएगा, ये कंपनी बहुत ही छोटा है, बहुत ही जब मार्केट में इतना टेंशन नहीं होगा तब जाके इसमें और भी तेजी आने का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का बाईबैक का न्यूज आ चुका है। यस, बाईबैक का न्यूज आ चुका है जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 25 नवंबर को बाईबैक होने वाला है। तो बाईबैक के ऊपर एक न्यूज को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं कि न्यूज एग्जैक्टली है क्या, कितना शेयर्स बाईबैक होने वाला है। और बाईबैक वैसे होता क्या है? बाईबैक में प्रोमोटर खुद बाइंग कर रहा है। तो प्रोमोटर खुद अगर बाइंग कर रहे हैं मीन्स स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रोमोटर बाय ज्यादा स्टॉक को मीन्स एक चीज ध्यान में रखना। आप लोगों को एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा चीज आपको बताता हूँ कि अगर बाजार में पैसा को मतलब डिमांड में लाना है तो कैसे ला सकते हैं गवर्नमेंट उस पैसे को चाहे तो अपने रिजर्व बैंक में ज्यादा उसका CRR बढ़ा सकता है। तो CRR जितना बढ़ेगा ना, तो उसके चलते क्या होगा कि ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक में जमा हो जाएगा, तो उससे पैसा का डिमांड जनरेट हो सकता है। तो वैसे टाइप का अगर शेयर कोई अपने प्रोमोटर खरीद के अपने पास रख देता है तो उसके चलते क्या होगा, शेयर का डिमांड बढ़ सकता है, लिक्विडिटी कम हो सकता है। लिक्विडिटी कम होने के चक्कर में इसमें चाहे तो तेजी आ सकता है। मैं कुछ लिक्विडिटी मीन्स ये मत समझ ला कि लिक्विडिटी इन प्रॉपर टर्म, ये प्रॉपर टर्म नहीं रहा शायद, इसके लिए थोड़ा क्षमा है। लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी कम होने से बाजार में ढीला पड़ जाता है, पर हाँ कि पैसों का मतलब अपने पास स्टॉक्स रख देगा तो ज्यादा कम स्टॉक्स होने की वजह से उसका पैसा डिमांड बढ़ जाएगा। लिक्विडिटी का बात नहीं है, ठीक है। ये चीज स्लिप ऑफ टंग निकल गया है, ठीक है। तो वैसे मैं बात करूं तो कंपनी का कुछ ना कुछ ऐसा कितना पैसे में खरीदेगा ऐसा कुछ डेटा मेरे पास अभी तक आया नहीं है। और एक चीज आप लोगों को एक न्यूज बता देता हूं इसके चलते। और एक न्यूज आ चुका है, जस्ट 1 घंटा पहले का न्यूज है। कंपनी नहीं, ये इंडिया के लिए अच्छा है। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। और कितना बढ़ चुका है, ये $544.72 बिलियन का हो चुका है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और जो कि पिछले क्वार्टर मतलब 4 नवंबर तक इसका मतलब हम लोगों का रिजर्व था लगभग 530 बिलियन का, इस $14 बिलियन का रिजर्व फिर से बढ़ चुका है। तो ये चीज चलता रहता है। ये चीज देख के अगर कोई डर रहा है तो क्या बोलूं, उनको डरना नहीं चाहिए, पहली बात। यस, तो वैसे मैं बात करूँ केमिकल स्टॉक्स के ऊपर, जिसको एडेलवाइसिस जो है, एडेलवाइसिस एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स के कंपनी है। तो एडेलवाइसिस जो है वो उसको हम वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं, एक ब्रोकर बोल सकते हैं। तो वो ब्रोकर ने आरती इंडस्ट्रीज का एक ऊपर बाई टैग दिया है। वैसे मैं बात करूं तो आरती इंडस्ट्रीज में अभी चाहो तो आप लोग बाइंग मतलब नॉर्मली भी कर सकते हो, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। कंपनी बेंजीन के सेगमेंट में मार्केट का लीडर भी है। तो कंपनी पिगमेंट्स के कंपनी के ऊपर भी कुछ केमिकल सप्लाई करता है। ये खुद भी केमिकल कंपनी है और पिगमेंट्स का केमिकल सप्लाई करता है। तो कंपनी का अगर बात करें तो 2010 से मतलब लास्ट 10 साल से कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया है।
मेजर कुछ करेक्शंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। वैसे देखने को मिला है पर इतना नहीं देखने को मिला है जितना इस बार टूटा है। लगभग 45% डाउन है ऊपर से स्टॉक। तो स्टॉक में चाहो तो अभी भी बाइंग कर सकते हो अगर आपको एक अच्छे खासे ग्रोथ वाले कंसिस्टेंट कंपाउंडर, तो ऐसे बोल सकते हैं लास्ट 10 साल का, पर वैसा ही टाइप का ग्रोथ दिखाया है। वैसे और भी अगर मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर के बारे में बात करूं तो एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, फिर पीआई इंडस्ट्रीज है। पीआई इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। नवीन फ्लोरिन आप बोल सकते हो, नवीन फ्लोरिन में भी उतना मेजर गिरावट कभी भी देखने को नहीं मिलता है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर में और भी है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, विनाती ऑर्गेनिक्स है। तो ये सब जितना भी केमिकल कंपनी, ज्यादातर केमिकल कंपनीज कंसिस्टेंट कंपाउंडर होता है, ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है। बाकी जितना भी कंपनीज है लाइक बजाज फाइनेंस भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी सरकार का ऐसा कुछ, आरबीआई का कुछ ऐसा, सरकार का नहीं, आरबीआई का कुछ अगर चेंजेस आ जाता है तो उसके चलते उन लोगों को भुगतान भी देना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। और मैं अगर बात करूं टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया, यस, और कुछ कंपनीज के ऊपर थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो एलआईसी का तो वैसे नंबर निकला था, एलआईसी का नंबर काफी अच्छा लगा, बट एलआईसी का स्टॉक में उतना तेजी सिर्फ अगले दिन ही देखने को मिला है, जो कि जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से सबसे बड़ी तेजी देखने को मिल चुका है। तो बेटर है कि ऐसे टाइप का स्टॉक से आप अवॉइड करो। बहुत लोग बोल सकते हैं कि क्यों अवॉइड करूं, बहुत ही अच्छी कंपनी है एलआईसी में, बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे थे। कुछ यूट्यूब में ऐसे भी चल रहा था कि ऐसा है कि एलआईसी का जो स्टॉक है वो उसके जितने भी शेयर पॉलिसी होल्डर्स है, तो पॉलिसी होल्डर्स जितना पैसा कमाएंगे उससे ज्यादा आपको एलआईसी के स्टॉक में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ये सब अफवाह में मत पड़े, पहली बात। तो क्यों इसमें ऐसा कुछ बोल रहा है पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी देखा जाए तो उससे बेटर बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज निकल चुके हैं। बजाज फाइनेंस ही देख लो, कितना अच्छा खासा मतलब आप अच्छे तरीके से लोगों को मीन्स एक पाथ में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि एलआईसी का बात करें तो एलआईसी का बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है, उसके चलते एलआईसी का स्टॉक उतना नहीं बढ़ पाएगा, नॉट गुड। फिर अगर मैं बात करूं तो आईआरसीटीसी का भी रिजल्ट आ चुका था। तो आईआरसीटीसी का रिजल्ट पर्सनली मुझे अच्छा लगा था, पर आईआरसीटीसी का जो मेन प्रॉब्लम है वो है पीएसयू। तो पीएसयू होने के नाते गवर्नमेंट्स का कुछ चेंजेस ऐसे भी आ सकता है जिसके चलते आईआरसीटीसी का हालत खराब भी हो सकता है। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो अभी तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। पर हाँ, बाय बैक, स्प्लिट और इधर आपका शेयर बोनस, ये सब के चलते स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स खरीदना नहीं चाहिए। तो इसके चलते जब आईआरसीटीसी में कुछ बोनस के चलते बहुत अच्छा खासा भागा था, उसके बाद इतना बुरी तरह से गिरा, उसके बाद से अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहा है कंपनी। वैसे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, बट अभी भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, तो उसके चलते अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है कंपनी। तो बेटर है कि तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आप आईआरसीटीसी का 700 रुपए का एक मेजर सपोर्ट है, तो उसमें चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है Naukri.com। तो इन्फो एज में काफी ज्यादा हलचल दिखने को मिल चुका है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। बाजार के एक्सपेक्टेशन को भी बीट नहीं कर पाया, फिर भी कंपनी भाग चुका था। उसके बाद लगातार गिरते गिरते 3,900 लगभग उसके अपने जगह पे ही अब आके खड़ा हुआ है। तो उस पर क्या करना चाहिए? बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चल रहा, वो कंपनी नहीं चल रहा। बेटर है
कि आप इस टाइप की कंपनी में पहले इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये कंपनी पहले ऊपर से बहुत सारे फैक्टर्स के चलते बिटन डाउन हो चुका है। इंटरनेट सेक्टर में अगर बात करो तो इंटरनेट सेक्टर में हर एक कंपनी, यूएस के कंपनी उठा के देख लीजिए, बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। तो उन लोगों के चलते फिर भी Naukri.com का जो हालत है वो काफ़ी बेहतर है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लेवल पे स्टार्टिंग भी कर सकते हैं और एड भी कर सकते हैं। डी मार्ट हो गया इसमें। और अगर आप हम बात करें तो एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स में भी चाहे तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी ऑल टाइम हाई 3600 के आसपास चला गया था, वो फिर गिर गिर के धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन पे 4-5% गिर के आ चुका है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे गिरते गिरते अब 3050 के, अभी तो 3100 के आसपास आज जा चुका है। तो इस पे नो डाउट अभी भी टाइम है, इस पे चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। आज अतुल लिमिटेड में अच्छा खासा गिरावट होने के बाद भी अच्छे खासा रिकवरी देखने को मिल चुका है। अतुल लिमिटेड भी बहुत अच्छा खासा पिगमेंट पे सेक्टर के एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है भारत रसायना। तो भारत रसायना में ऐसा कुछ हो चुका है कि कंपनी का जब से Q2 का रिजल्ट निकला है उसके बाद अच्छा खासा गिरावट देखा गया है। और अच्छा खासा गिरावट मीन्स ऐसा नहीं कि वो 10% गिर चुका है, ऐसा भी नहीं हुआ है, पर स्टॉक नहीं चल रहा है। जितना उसका अप्स एंड डाउन्स था वो भी घट चुका है, वो अप्स नहीं, अब धीरे धीरे नीचे आने का कोशिश कर रहा है। 10,000 रुपए का एक सपोर्ट है उसका, एक साइकोलॉजिकली, तो अभी 10,160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत लोग बोल सकते हैं महंगा स्टॉक है, क्यों बोल रहे हो, इसमें इन्वेस्ट करे हम लोग नहीं कर पाएंगे। स्टॉक प्राइस से देख के जज नहीं करना चाहिए कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता है, पी रेशियो से जज करना चाहिए। हर बार मैं यही चीज बोलने का कोशिश करूंगा कि पीई रेशियो देखिए उसके हिसाब से। और एक चीज देखना है कि वो स्टॉक अगर बहुत मतलब 4 डिजिट के ऊपर है, 5 डिजिट के ऊपर है, तो आप लोग देखो कि उसका फेस वैल्यू कितना है। अगर फेस वैल्यू 10 के आसपास है, 10 है, 5 है, 2 है, तो उसके हिसाब से आप सोच लेना कि जब स्प्लिट होगा तो उतना हिस्सों में वो बांट जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंपनी में फेस वैल्यू 10 है तो मतलब उस कंपनी 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो आपको वो इजी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर 10,000 का स्टॉक है मतलब 10 से बढ़ जाएगा मीन्स 1,000 रुपए का एक स्टॉक आपके तरफ से गिर जाएगा। तो ये चीज देखने वाली बात है। तो इसीलिए एमआरएफ भी अगर हम बात करते हैं, एमआरएफ भी लगभग 90,000 का है। इसका मतलब कि बहुत महंगा है, महंगा नहीं, स्टॉक प्राइस ज्यादा है उसका, महंगा नहीं है। महंगा पी रेशियो से डिसाइड होता है। और अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट कौन से कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है, उसका नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। तो ये भी एक केमिकल कंपनी है। तो ब्लैक रोज में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। Q2 का रिजल्ट बहुत ही खराब डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद इस स्टॉक में उतना गिरावट देखने को नहीं मिला है। पहले से ही टूटा हुआ था, धीरे धीरे टूट चुका था। इसके पीछे का मेन कारण है कंपनी का बीटा। कंपनी का बीटा बहुत कम है, मीन्स वोलाटिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है। आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर तो इसको नहीं बोल सकते, पर कंसिस्टेंसी इसमें पिछले 10 साल में देखा गया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी हो गया 1 महीने के ऊपर से नहीं चल रहा है, 7,000 के आसपास का स्टॉक अभी 6,000 पे आ चुका है, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। कंपनी का मार्केट का एक्सपेक्टेशन से भी बीट कर चुका है कंपनी, बट कंपनी नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि Q3 में इसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो ये चीज़ बाजार को पहले से पता है, तो इसके लिए पहले से डिस्काउंट देके चल रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे टाइम पे ऐसे टाइप कंपनी में आप चाहो तो इन्वेस्ट करने के ऊपर विचार कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें। कंपनी का नाम है, मैं बोल देता हूं,
आज मैस्टेक में बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल चुका है। तो मैस्टेक में आज लगभग 5.45% का डिस्काउंट देखा गया है, लगभग 6% का। अगर हम मैस्टेक का प्रोफाइल भी उठा के देखें, मैस्टेक एक आईटी कंपनी है, ये चीज़ मैं पहले बोल देता हूँ। तो एक छोटी आईटी कंपनी है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैस्टेक का मैं ओपन कर लेता हूँ, टोटली आप लोगों को बता देता हूँ। 5 दिन का बात करें तो आज लगभग क्रैश हो चुका है, और एक साल में 40% का डिस्काउंट है इस स्टॉक में। और अगर हम बात करें 5 साल का, तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से ऊपर करके दिया है। बट एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसे टाइप के स्टॉक में ना कभी कभी कंसोलिडेशन का फेज आता है, बहुत टाइम तक स्टॉक नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छा खासा गिरावट हो जाता है, क्योंकि आप देखना लास्ट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करे तो काफी डरावना चार्ट पैटर्न है। क्योंकि मैस्टेक में पहले भी बहुत अच्छा खासा तेजी देखा गया था, पर एट द टाइम ऑफ अगर हम बात करें तो टाइम फ्रेम बात करें 2000 मतलब इन द ईयर ऑफ 2000, ठीक है, 2000 में इतना अच्छा मीन्स देखा गया था स्टॉक का प्राइस। और उसके बाद क्या हुआ कि 91% के गिरावट देखा गया था लगभग एक साल के अंदर। 91% का गिरावट, आप सोच सकते हो। मीन्स वैभव ग्लोबल भी ऐसे टाइप का स्टॉक है जिसमें तेजी आता है तो धुआंधार आता है, पर गिरता है तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। और ऐसे टाइप की कंपनी से पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पहले पता होना चाहिए कि ये ऐसे टाइप के स्टॉक में अभी भी चाहे तो 90% 95% भी गिर सकता है। तो इतना अगर रिस्क ले सकते हो तो ऐसे टाइप के कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करने का मौके ढूंढ सकते हैं। वैसे मैं बात करूं तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 4600 करोड़ की कंपनी है, और पीई रेशियो भी बहुत कम लेके चलता है, बाजार उतना वैल्यू भी नहीं देता, और डिविडेंड भी एक 1.22% का मिलता है। डिविडेंड चलो तो फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में ज्यादातर कंपनीज में 1% 1.5% के आसपास डिविडेंड मिलता है। पर कंपनी का हालत का मैं बात करूँ, कंपनी उतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे भी। तो इसी टाइप कंपनी से पहले दूर रहना चाहिए। और फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल कंपनी। ये भी छोटी कंपनी है पर इतना नहीं गिरता है। कंपनी फिलहाल फिर भी मतलब स्टॉक का रिटर्न अच्छा खासा देगा, बट उतना इतना नहीं गिरेगा, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। फिर नेक्स्ट एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो हिंदुस्तान फूड्स में आज गिरावट हुआ है 2.57% का, 582 का अभी प्राइस है। पर अगर मैं बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका था, उससे अब धीरे धीरे बिकवाली आ रहा है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अभी होल्ड मतलब जस्ट वेट करो 500 रुपये तक आने का। अगर 500 रुपये के नीचे आता है तो इसमें चाहो तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसके पहले इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी मतलब मैं सजेशन भी नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ, सजेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर मैं मेरे जगह आपके जगह पे मैं होता तो मैं इस लेवल पे भी नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ऊपर पे जा चुका है, हाई पे जा चुका है अपने, क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा खासा आ चुका है। हाँ, बहुत टाइम से एक स्टॉक नहीं चल रहा है जिसका नाम है जुबिलियन फूड। तो जुबिलियन फूड में आप लोग अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि जुबिलियन फूड नहीं चल रहा है, इसमें क्या करे, परेशान है इन्वेस्टर। रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर हुआ था, पर बाजार के एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं था। पर एक्सपेक्टेशन का डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन बहुत खराब देखने को मिला था। कंपनी तो एक्सपेंशन कर रहा है, तो जितने नीचे मिल रहा है उसके हिसाब से अभी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे, जब तेजी आएगा तो बहुत धुआंधार तेजी आने वाला है। इस कंपनी में कुछ भी हो सकता है, तब हाथ में भी नहीं आएगा ये कंपनी। 551 का अभी प्राइस चल रहा है, तो अपने सपोर्ट पे ही है 550 पे, तो जितना चाहे उसके हिसाब से ये कंपनी में ले खरीद सकते हो। पर हाँ, इसमें गिरावट भी ज्यादा होता है और तेज भी ज्यादा आता है, मीन्स थोड़ा मीडियम रिस्की वाले कंपनी में ये कंपनी शामिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है हिटाची एनर्जी इंडिया
इसका एनएसी में जो नाम है ना, इसका नाम है पावर इंडिया। तो पावर इंडिया में चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पावर इंडिया का यस, पावर इंडिया का मैं शेयर प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बात करते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस तो अभी 2885 मीन्स 2885 का एक शेयर का रेट है। अगर हम बात करें एक साल का, तो एक साल में 14% का रिटर्न है। और 5 साल का बात करें तो यस, 5 साल में कंपनी आप लोग को पता है कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है? आप लोग चौंक जाओगे। 191% का रिटर्न मीन्स 191% का रिटर्न दे चुका है। सॉरी, 191 गुना रिटर्न दे चुका है। 191 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। 19,000% का रिटर्न है। मीन्स 5 साल में इसका वैल्यू था 15 रुपए और ये अभी बढ़ के हो चुका है 2,885 रुपए एक स्टॉक का। अगर कोई ये कंपनी उस टाइम पे 15,000 रुपए देके कोई खरीदता तो आप समझ सकते हो इस पे और 3 जीरोस ऐड कर दो। 3 जीरोस, 1 जीरो ऐड करने के बाद होता है 28, 28 लाख। 15,000 रुपए देके 28 लाख 85,000, आप बस टैक्स वैक्स काट के 28 लाख पकड़ लो। 15,000 रुपए देके 28 लाख रुपए हो जाता। पर कंपनी का मैं बात करूं, अब ये चीज लालची, मैं आप लोगों को लालची नहीं बना रहा हूं, ये चीज कि अभी इन्वेस्ट कर दो, इसके ऊपर भी आता है। तो अभी मैं स्क्रीनर पे सीधा आ जाता हूं, क्योंकि स्क्रीनर इज बेस्ट ऐप है। इसके ऊपर आप चाहो तो इसके ऊपर ही सब कुछ एनालिसिस देख सकते हो। मैं इसके ऊपर ही विश्वास करता हूँ क्योंकि ये एक ट्रस्टेड ऐप है और फ्री में है। बाकी जितने सारे ऐप्स है ना, उतना अच्छा नहीं देता है इंफॉर्मेशन। पावर्ड इंडिया, हिटाची एनर्जी इंडिया, हिटाची कंपनी। कंपनी के बारे में बात करते, कंपनी का प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली पता है, बहुत ही अच्छा होता है कंपनी का। और ये इसका नाम था एबीबी पावर प्रोडक्ट्स। तो एबीबी आप लोगों को पता होगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसमें चाहो तो मतलब आप लोगों को पता होगा एबीबी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है और हिटाची ग्रुप का ही पार्ट है। ये जापान का कंपनी है जो कि ग्रिड कनेक्शन और पावर क्वालिटी सोल्यूशन पे बेस्ड है। और डीमर्जर हो चुका था इस कंपनी का एबीबी इंडिया लिमिटेड से। तो कंपनी का बात करें तो बिजनेस सेगमेंट अभी कौन सा है? ग्रिड ऑटोमेशन पे है, ग्रिड इंटीग्रेशन है, हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है। और सेल्स का बात करें तो सेल्स का 68% आपका आता है सेल करके, प्रोडक्ट्स सेल करके। और अभी 27 आता है, FY21 का मैं डेटा बोल रहा हूँ। 27% आता है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। सर्विस का सेल्स में सिर्फ 2% आता है। और अगर हम बात करें तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में 3% आता है और FY21 में आया था। और इंडिया में 82% इसका हिस्सा रखता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 18% का इन लोगों का बिजनेस है। तो कंपनी का बात है, कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है इंडिया में। ओके, कौन सा कंपनी का बात चल रहा है? अभी चल रहा है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का कौन अगर लिमिटेड? तुम सुनेगा ना, मीन्स सच में मतलब तंग, शॉक हो जाएगा तुम। कौन लिमिटेड? हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। हिटाची का नाम सुना है? हिटाची ब्रांड का। अ, क्या हो गया? वेट, ऐड कर लेता हूँ इसको। आ गया। अभी एक्सेप्ट कर ले। हिटाची एनर्जी इंडिया का बात चल रहा है, ठीक है। ओप्स, कहाँ गया?
तो हिटाची एनर्जी इंडिया में अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है। कंपनी का अगर सेगमेंट का बात करें तो इलेक्ट्रिकल का सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो कंपनी कौन सा चीज बनाता है ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। कंपनी जो है वो एबीबी पावर इंडिया से रिलेटेड है। तो एबीबी पावर इंडिया का पार्ट है ये। तो एबीबी पावर इंडिया, पहले एबीबी कंपनी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एबीबी इंडिया बहुत ही बड़े एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उससे डिमर्ज हो गया था ये कंपनी। तो उसके बाद से ना इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल चुका है। तो कंपनी का बात करें तो कंपनी ग्रिड ऑटोमेशन में अभी काम कर रहा है ज्यादातर। और उसके बाद ग्रिड इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहा है। और हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स भी बनाता है, ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है। तो अभी जो जितना इसका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इसका जो सेल है, सेल इसका 68% हो चुका है। और प्रोडक्ट्स का सेल, और अगर हम बात करें इसका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 27% हो चुका है FY21 में। जो पहले 40% था, तो कॉन्ट्रैक्ट्स इसका थोड़ा घट चुका है। बट सेल्स जो है सर्विस का वो बढ़ के हो चुका है 2%। और अदर रेवेन्यू जो है वो 3% का हो चुका है। इंडिया में 82% का अभी कंपनी कामकाज करता है, और 18% वर्ल्ड से, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना और भी कंपनीज है उसके हिसाब से। तो कंपनी का अगर हम बात करें तो कंपनी लास्ट 5 साल में 191 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। तो कंपनी का एक बेसिक सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फंडामेंटल्स। तो 12,000 करोड़ का एक, आप बोल सकते हैं, छोटे कंपनी है। तो इसमें आ, और भी हम बात करें तो स्टॉक पीई जो है वो 97 के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई मोरलेस ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और डेट है कंपनी के पास, ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे हम बात करें पीआर कंपनी भी आता है, सीजी पावर आता है। अगर हम रिजल्ट का बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से अभी 165 करोड़ का प्रॉफिट था आपका दिसंबर 2019 में। और दिसंबर 2020 में 100 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 203 करोड़ का प्रॉफिट था। और फिर अभी 152 अभी तक हो चुका है। मीन्स का प्रॉफिट में ना कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलता, पहली बात। और एक साल में अभी तक 13% का यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न, पर ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। तो कंपनी का बात करें तो यस, अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। 75% आपका प्रोमोटर है, एफआईएस भी 5% के करीब है, और डीआईएस 7%। अचानक बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, और पब्लिक इसका होल्डिंग घटा चुका है, मीन्स 13%। तो कंपनी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा। पर इसका फंडामेंटल्स में थोड़ा बहुत अभी भी उतना अच्छा नहीं बोल सकते, पर कंपनी बहुत अच्छा है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो कंपनी अच्छी है। कंपनी का 5 साल में 191% का रिटर्न है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करें तो वैसे में बात करूं तो ये 5 साल भी नहीं हुआ है। 5 साल सिर्फ दिखा रहा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में सिर्फ 2020 में लिस्टेड हुआ था कंपनी, 3 अप्रैल। तो आप सोच सकते हो 3 अप्रैल 2000 में 2.5 साल हुआ है सिर्फ कंपनी का, 2.5 साल में 191 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। लाइक अदानी का ग्रीन भी अब देखोगे तो अदानी ग्रीन की तरह ये रिटर्न दे चुका है। तो अच्छी बात है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस में कर लिया, एक न्यू कंपनी के ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। मेरा दोस्त भी आया था अभी कुछ टाइम पहले, उसका कुछ लाइन में प्रॉब्लम हो गया था। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, ये टोटल वीकली सीरीज, वीक के लास्ट में ये सीरीज तो चल रहा है वैसे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम और कुओडा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब में। और उसके चलते आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज ही फॉलो कर सकते हैं।
और कोड में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी कोई आया है? हाँ, आ गया है। तो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। आ, ऋतिक कुछ पूछेगा? अरे ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मिस हो गया। आ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। तो वैसे अभी बाहर होगा शायद तुम। अच्छा, हाँ, ये चीज मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ। ये चीज ध्यान में रखना, ऋतिक। तो कंपनी का बारे में सिर्फ एक ही चीज मैं बोलूंगा, ऋतिक को ही मैं बोलना चाहूंगा कि ये कंपनी 2 साल, 2.5 साल भी हुआ नहीं, 2.5 साल हुआ है कंपनी का लिस्टिंग होते हुए। तो 2.5 साल में कंपनी 190% का रिटर्न दे चुका है। 190, सॉरी 190 नहीं, सॉरी 190% नहीं, 190 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, 19,000% रिटर्न दे चुका है कंपनी। इतना अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी का फंडामेंटल्स उतना भी अभी तक पुअर भी नहीं बोल सकते, या फिर बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते। हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, एनएससी में इसका लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है पावर इंडिया। इसके ऊपर थोड़ा सर्च कर लेना। अभी ऊपर से अगर मैं डाउन का बात करूं, मतलब कितना परसेंट का डाउन है, तो ये कंपनी उतना डाउन अपने हिसाब बात करूं तो 23% डाउन है। तो बेटर होगा कि इसमें और थोड़ा गिरावट आ जाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का ऊपर विचार मतलब हर कोई कर सकता है। उसके पहले अभी तो ये कंपनी ऑल मतलब उतना भी नीचे नहीं गिरा है जितना ये इतना भागा है, इतना भागा है, उसके हिसाब से इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कितना नीचे आता है। वैसे मेजर सपोर्ट का बात करें इस पे, तो अभी लगभग 2800 इसके लेवल पे है। उसके बाद 2450 का लेवल देखने को मिल जाता है। तो 2450 के बाद फिर उसके नीचे मिलता है तो उस पे इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजी देख लेना चाहिए। तो चलो, वीडियो को आज इधर ही खत्म करते हैं। आ, तो यही चीज फिर मैं यूट्यूब में भी देने वाला हूँ, तो इसीलिए डोंट वरी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगले हफ्ते में ऐसे टाइप का डिस्कशन लेके आने वाला हूँ। चलो तो फिर, गुड बाय।